प्यारे साथियों नमस्कार। ये कक्षा 11वीं की इतिहास का दूसरा अध्याय है, लेखन कला और शहरी जीवन। उसका दूसरा भाग है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण। हमने पहले बात की थी कि मेसोपोटामिया जो वर्तमान इराक गणराज्य में है, वहाँ जो प्राचीनतम नगरों का निर्माण है वो कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया था। जो कांसा धातु है ये तांबे और रांगे के मिश्रण से बनती है। तांबा और रांगा या रांगे को टीन भी बोलते हैं। तो जो कांसा बनता है वो तांबे और रांगे के मिश्रण से बनता है। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी। बढ़ई का काम करने, मनकों में छेद करने, पत्थर की जो मुद्राएं हैं उनको उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। जो मेसोपोटामियाई हथियार है कांसे के होते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की बनी होती थी, जिन्हें हम पृष्ठ 38 पर देख सकते हैं। तो अब देखते हैं हम शहरीकरण का महत्व। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अतिरिक्त जो खाद्य उत्पादन की गतिविधियां होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में होती है, उसके अलावा अतिरिक्त अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का जो घनत्व है, दबाव वो बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बों में इकट्ठे रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। विशेषतः इसलिए क्योंकि शहरी अर्थव्यवस्थाओं में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मतलब शहर के अंदर या कस्बों में केवल खाद्य उत्पादन नहीं होता, खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की जो सेवाएं होती हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुओं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए उन पर आश्रित होना पड़ता है। ये शहरी जीवन की खास विशेषता है कि वो आत्मनिर्भर नहीं होते बल्कि एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। उनमें आपस में बराबर लेन देन होता रहता है। उदाहरण के लिए एक पत्थर की मुद्रा बनाने वाला है, कोई पत्थर की मुद्रा बनाने वाले को पत्थर उकेरने के लिए कांसे के औजारों की जरूरत पड़ती है। वह स्वयं ऐसे औजार नहीं बना सकता और वह यह भी नहीं जानता कि मुद्राओं को आवश्यक जो मुद्राएं बनाते हैं जिसके लिए उसके लिए जो आवश्यक रंगीन पत्थर है वह कहां से प्राप्त करें। उसकी जो विशेषज्ञता है वो तो सिर्फ नक्काशी यानी पत्थर को उकेरने तक ही सीमित होती है। वह व्यापार करना नहीं जानता। कांसे के औजार बनाने वाला भी धातु, तांबा या रांगा लाने के लिए खुद बाहर नहीं जाता। साथ ही उसे ईंधन के लिए हरदम लकड़ी के कोयले की जरूरत रहती है। इस प्रकार जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन मीन्स डिवीजन ऑफ लेबर, शहरी जीवन की खास विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सामाजिक संगठन, क्योंकि जब वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, जब उनको लेन देन की जरूरत पड़ती है, जो चीजें इधर से उधर आती जाती हैं, उसके लिए एक ढांचा चाहिए, एक सामाजिक संगठन चाहिए, एक व्यवस्था चाहिए। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें वो भिन्न भिन्न जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं, उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करनी होती है। इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलाप है जिनमें तालमेल बिठाना पड़ता है। मुद्रा काटने वाले को केवल पत्थर ही नहीं, उन्हें तराशने के लिए औजार और बर्तन भी चाहिए। जाहिर है कि ऐसी प्रणाली में कुछ लोग आदेश देते हैं और दूसरे उनका पालन करते हैं। इसके अलावा जो शहरी अर्थव्यवस्था है उसको अपना हिसाब किताब लिखित रूप में रखना होता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है वर्क का शीर्ष। ये जो आप मूर्ति का नमूना देख रहे हैं, ये 3000 ईसा पूर्व का उरुक नगर से मिला है।
स्त्री का यह सिर एक सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। इसकी आंखों और बाहों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफेद सीपी और काले डोमर मीन्स बिटुमिन की जड़ाई की गई होगी, इसमें लगाया गया होगा। सिर के ऊपर एक खांचा बना हुआ है जो शायद गहना पहनने के लिए बनाया गया था। यह मूर्ति कला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोडी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा। पत्थर लाने से लेकर इस मूर्ति के निर्माण में जिन जिन विशेषज्ञों का योगदान रहा है, हम उनकी सूची बना सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे है शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया के जो खाद्य संसाधन है वो चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, क्योंकि जो मेसोपोटामिया का दक्षिणी हिस्सा है जहाँ रेगिस्तान था वो काफी उपजाऊ था, तो खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हो, उनके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था, कमी थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराक की खजूर, जो इराक के अंदर खजूर का पेड़ होता है, और पोपलार, ये दोनों ही कमजोर लकड़ियां होती हैं इनकी, दोनों की, खजूर की भी और पोपलार की भी, के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नाव बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। काफी कमजोर लकड़ी होती है, इससे कोई खास चीज नहीं बना सकते आप। और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध नहीं थी। तो आपने समझना पड़ेगा कि ये खाद्य संसाधन में तो समृद्ध है, लेकिन खनिज संसाधनों में कमजोर हैं, अभाव है। और दूसरा, यहाँ लकड़ी भी अच्छी नहीं मिलती जिससे कि गाड़ियां या गाड़ियों के पहिए या नावें बनाई जा सके, क्योंकि यहाँ तो जो लकड़ी मिलती है वो खजूर की और पोपलार की मिलती है। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रंगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद, जो कृषि के उत्पाद थे, काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहां खेती करने की गुंजाइश बहुत कम थी। मतलब एक दूसरे से लेन देन की संभावना बनी है। क्यों? क्योंकि जो ये देश हैं, तुर्की, ईरान, जो खाड़ी पार के देश हैं, यहाँ खेती की गुंजाइश नहीं है, लेकिन मेसोपोटामिया में खेती समृद्ध थी। और वहां मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों की कमी थी, लेकिन इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कमी नहीं है। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की जो व्यापार को विनियमित कर सके, संभाल सके। आगे देखिए, शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। पहले भी होती थी, आज भी होती है। बारवाही पशुओं की पीठ पर रखकर जो पशु बोझा उठाते हैं, बोझ ढोते हैं जो, या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र जल मार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई जो नावें हैं या बजरें हैं, नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलती है, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगता उसमें। या तो जिधर धारा नदी बह रही है उधर चल जाती है, या फिर हवा के वेग से भी चलती है। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। और आगे इसी अध्याय में मारी नगर का जो विवरण दिया गया है उसे पढ़ने से स्पष्ट हो जाएगा कि फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में कितनी अधिक महत्वपूर्ण थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी विश्व मार्ग के रूप में
प्रसिद्ध थी, तो ये थी फरात नदी। ये ध्यान रखिएगा, फरात नदी। आगे कहता है लेखन कला का विकास। देखिए, जब व्यापार हो रहा है तो व्यापार के लिए जब बहुत ज्यादा मात्रा में लेन देन होता है तो उसका स्थायी हिसाब किताब लिखना पड़ता है। बिना लिखे आप उस हिसाब किताब को याद नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है जिसमें उच्चरित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती है, मीन्स लिपि। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है कि जो उच्चरित ध्वनियां हैं, जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। आगे कहता है मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई है, जो टेबलेट पाई गई है, वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। 3200 ईसा पूर्व की। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहां बैलों, मछलियों, रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिलती हैं, जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां से बाहर जाने वाली चीजों की होगी। स्पष्ट लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब किताब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते हैं और उन्हें करने वाले भी कई लोग उस प्रक्रिया में शामिल होते हैं, और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता है। इसलिए वहां बिना लिखाई के लेखन कला के काम नहीं चल सकता। अब साइड में आप देखिए, एक चिकनी मिट्टी की पट्टिका जो दोनों ओर तिलाक्षरों में लिखी हुई है। यह गणितीय अभ्यास है। पट्टिका के अग्र भाग में सबसे ऊपर एक त्रिभुज और उसके आर पार कुछ रेखाएं अंकित है, ये देख सकते हैं आप। और आप देखेंगे कि अगर अक्षर मिट्टी में दबाकर अंकित किए गए हैं, ये है वो पट्टिका जिसका पट्टिका का जिक्र कर रही है। पट्टिका ये मिट्टी की बनी हुई है और इस पे किसी तिखी चीज से लिखकर और फिर इसको पकाया जाता था। अब कहता है मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। जो लिपिक है, क्लर्क है, जो वो चिकनी मिट्टी को गीला करता था, फिर इसको गूंथ कर अच्छी तरीके से थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप दे देता था जिसे आसानी से वह अपने एक हाथ में पकड़ सके। वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था और फिर सरकंडे की तिल्ली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह यूनिफॉर्म बना देता था। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और वह मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब किताब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता, जिसकी जरूरत नहीं रहती, तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। जैसे हम रफ कॉपी को फेंक देते हैं, तो इसी प्रकार जब उसकी जरूरत नहीं होती थी तो उसको फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। ये इसकी बंदिशें हैं, बाधाएं हैं। जैसे आज हम कॉपी पे लिखते हैं पेन से, तो जब मन किया आपने लिख लिया, लेकिन इसमें समस्या ये है कि यदि वो जो मिट्टी की पट्टिका एक बार सूख गई तो उसमें आप कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं जोड़ सकते। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो या कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली हैं और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जानते हैं। नेक्स्ट है लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण किलाकार हो गई और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, डिक्शनरी बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कादी भाषा ने ले लिया। तो मेसोपोटामिया की या सुमेरिया की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषा है सुमेरियन। उसके बाद 2400 ईसा पूर्व के आसपास इसका स्थान ले लिया अक्कादी भाषा ने।
अकदी भाषा में किलाकार लेखन का रिवाज ईस्वी सन की पहली शताब्दी तक मीन्स अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। नेक्स्ट है लेखन प्रणाली। लिखने का तरीका क्या था इनका। जिस ध्वनि के लिए किलाक्षर या किलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह एक अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, जैसे क ख ग इस टाइप से नहीं होता था, लेकिन अक्सर होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिक को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और उसे गिल्ली पट्टी पर उसके सूखने से पहले लिखना होता था। लेखन कार्य के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसलिए लिखने का काम अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। साक्षरता। मेसोपोटामिया में साक्षरता कैसी थी। मेसोपोटामिया के बहुत कम लोग पढ़ लिख सकते थे। न केवल प्रतीकों या चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी, बल्कि ये कहीं अधिक पेचीदा भी थे। अगर राजा स्वयं पढ़ सकता था तो वह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में, जिसे प्रशंसा की जाए, उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीके को दर्शाती थी। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था, इसलिए उसकी शुरुआत इस तरह से की जाती थी। मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है कि मुझे सौंपे गए काम को मैंने पूरा कर दिया है। सृष्टि के बारे में लिखे गए एक लंबे पौराणिक काव्य के अंत में लिखा गया है। इन काव्य पंक्तियों को सदा याद रखा जाए। बड़े बूढ़े लोग इन्हें छोटों को पढ़ाएं, बुद्धिमान और विद्वान लोग इन पर चर्चा करें, पिता इन्हें अपने पुत्रों के लिए बार बार दोहराएं, यहाँ तक कि गवालों के कान, जो गायों को चराते हैं, गवालों के कान भी इन पंक्तियों को सुनने के लिए सदा खुले रहें। आगे कहता है लेखन का प्रयोग। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के प्राचीन शासक एनवर्कर्स के बारे में लिखे गई एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि जो लेखन कला है उसका जो प्रयोग है, उसकी शुरुआत है, वो कैसे हो रही है। तो कहता है शहरी जीवन में व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को कहा के साक्ष्य के माध्यम से हम समझेंगे। उरुक जो एक शहर है मेसोपोटामिया का, उसके एक प्राचीन शासक थे जिसका नाम था एनवर्कर। उनके बारे में लिखा गया सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था, जिसे अक्सर केवल शहर ही कहकर पुकारा जाता था। 1 नंबर क्वेश्चन बनेगा, मेसोपोटामिया के किस शहर को केवल शहर ही कहकर पुकारा जाता था? तो वह था उरुक शहर। उरुक, ये ध्यान रखिएगा, उरुक शहर। आगे कहते हैं सुमेर के व्यापार की जो पहली घटना है वो एनवर्कर के साथ जोड़ी गई है। उस महाकाव्य में कहा गया है कि उन दिनों व्यापार क्या होता है यह कोई नहीं जानता था। एनवर्कर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न और धातुएं मंगवाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अट्टा नाम के एक सुदूर देश के शासक के पास भेजा। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। अब ये दिखाने के लिए कितना दूर गया था वो दूत। रात में वह चांद तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता और उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले सूसा नगर के लोगों ने उसे छोटे चूहों की तरह नमस्कार किया। उसने 5 पर्वतमालाएं, 6 पर्वतमालाएं और फिर 7 पर्वतमालाएं पार की। जो दूत अरट्टा के मुखिया से, जो दूत है अरट्टा जो देश है उसके मुखिया से लाजवर्द या चांदी नहीं ला पाया और उसे बारंबार लंबी यात्राओं के उपरांत खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इसके बावजूद कि वह अरट्टा के मुखिया से चांदी प्राप्त करने के लिए उसको उरुक के राजा की ओर से तरह तरह की धमकियां और आश्वासन देता रहा। अंत में दूत इतना चकरा गया कि अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त ही नहीं कर पाया और उसने एनवर्कर के संदेशों को घालमेल कर दिया, मिक्स कर दिया। तब राजा एनवर्कर ने अपने हाथ से चिकनी मिट्टी की एक पट्टिका बनाई और उस पर शब्द लिख दिए, भाई क्या क्या चीजें लेके आनी है। उन दिनों मिट्टी पर शब्द लिखने का रिवाज नहीं था। साइड में दे रखे हैं
कवि के कहने का तात्पर्य यह था कि जब दूत एक बार ऊंचे पहाड़ पर चढ़ गया तो नीचे घाटी में जो सभी चीजें थी वो बहुत छोटी छोटी, जैसे चूहों के, सवतरियों के छोटे छोटे चूहों की तरह ऐसे दिखाई देती थी। तो कहते हैं जब लिखी गई पट्टिका दूत ने अरट्टा के शासक के हाथों में दी तो उसने उसकी जांच की। उच्चरित शब्द कील यानी कीलाकार शब्द थे। उसे देखते उसकी त्योरियां चढ़ गई। उसने पट्टिका पर नजर गड़ाए रखी। इस घटना को शाब्दिक रूप से सत्य नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य हमें यह भी बताता है कि लेखन कार्य सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। धन्यवाद।